तर्तुनी फैमिली का ताल्लुक इटली से था। ये लोग 18वीं सदी में इटली से फ्रांस शिफ्ट हुए और खुराक और कॉफ़ी के बिजनेस में कदम रख दिया। खानदान ने 1800 में पेरिस के बिलवार्ड डी इटालियंस पर कैफ़े तर्तुनी के नाम से पहली कॉफ़ी शॉप खोली। ये कैफ़े अपने कॉफ़ी, केक, पेस्ट्रियों, चॉकलेट, आइसक्रीम और सैंडविच की वजह से चंद ही बरसों में फ्रांस की एलिट फैमिलीज़ में मशहूर हो गया और शाही खानदान के लोग तक वहाँ रोज़ाना आने और बैठने लगे। 1845 में तर्तुनी फैमिली का एक नौजवान जीन टोन ब्यूनस आयर्स गया और इसने 1858 में एविनिया न्यूपर कैफ़े तर्तुनी के नाम से काफ़ी शॉप खोल ली। यह ब्यूनस आयर्स का पहला 5 स्टार कैफ़े था। इसके लिए फर्नीचर इटली और फ्रांस से मंगवाया गया। इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्ट भी फ्रांस पेरिस से आए, जबकि क्राकरी चीन, जापान और स्पेन से मंगवाई गई। ये कैफ़े देखते ही देखते अर्जेंटाइन की एथलीट फैमिली, सियासतदानों, मशहूर मौसीकारों और खिलाड़ियों में मकबूल हो गया। लोग कतार में लगकर मेज़ बुक कराते थे और अपने शामें ब्यूनस आयर्स के आला तबके के साथ गुजारते थे। कैफ़े ने 100 साल कबल लीचे मेरी निगाह के नाम से अपनी आइसक्रीम लॉन्च की। अर्जेंटाइन के मशहूर शायर, नावल निगार और मौसीकार मारिया एलिना वेल्श ने इस आइसक्रीम पर गाना बनाकर इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तर्तुनी कैफ़े मशहूर गुलकारों रिवर्स गार्डन को इतना पसंद था कि इसने कैफ़े में अपने लिए एक मेज़ मुस्तकिल तौर पर रिजर्व करा ली। यह मेज़ आज भी इसके लिए रिजर्व है और लोग इसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। हम ब्यूनस आयर्स के दूसरे दिन कैफ़े तर्तुनी पहुंच गए। कैफ़े सदाती महल से 10 मिनट के वॉक पर है। आप सदाती महल की तरफ पुश्त करके चलना शुरू कर दें। ठीक 10 मिनट बाद आपके दाएं हाथ पर कैफ़े तर्तुनी होगा। एवेनिया मायो की दोनों तरफ कॉलोनियल स्टाइल की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तमाम इमारतें सड़क की तरफ खुलती हैं और इनके दरमियान कैफ़े तर्तुनी की छोटी सी तख्ती लगी है। हमें यह तख्ती नज़र नहीं आई, लेकिन हम इसके बावजूद ठीक कैफ़े के सामने पहुंच गए। कैसे ये नुस्खा हमें ड्राइवर ने बताया था। इसका कहना था, आप एवेन्यू माया पर चलना शुरू कर दें, आपको जिस इमारत के सामने लाइन नज़र आए वो कैफ़े तर्तुनी होगा। और हमें ठीक 10 मिनट बाद सड़क पर लंबी कतार नज़र आ गई। हम वहाँ रुक गए और वो वाकई कैफ़े तर्तुनी था। स्याह और अर्जेंटाइन के अपने लोग तर्तुनी में बैठना एजाज़ समझते हैं। ये कतारों में खड़े होकर कैफ़े में दाखिल होते हैं। हमें 40 मिनट कतार में खड़ा होना पड़ा। इस दौरान कैफ़े का मैनेजर बाहर आता था और बारी बारी लोगों को अंदर लेकर जाता था। हमारी बारी आई तो मैं सैल मकसूद के साथ कैफ़े में दाखिल हो गया। कैफ़े अंदर से कदीम लेकिन इंतहाई खूबसूरत था। फर्श, दीवारें और छत आबनों सी लकड़ी की थी और फर्नीचर फ्रंट स्टाइल था। वेटर भी इंतहाई मौजब और खिदमत गुजार थे। हमें बताया गया शाम के वक्त यहाँ रोज़ाना जाज म्यूज़िक और टेंगो डांस होता है। हमने काफ़ी मंगवाई और इसे देर तक एंजॉय किया। ये लोग एक ख़ास किस्म की बिस्किट अल्फाहूर भी बनाते हैं। ये 2 परतों पर मुश्तमिल होती है, जिनके दरमियान में मुख्तलिफ अशिया का पेस्ट होता है और ये इंतहाई खस्ता और मीठे होते हैं। तर्तुनी के अल्फाहूर इनका शेफ़ खुद बनाता है। तर्तुनी में केकरस टाइप का एक लंबा बिस्किट भी बनाया जाता है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी थीं। मुझे दुनिया के कदीम तरीन कॉफ़ी शॉप्स में जाने का इत्तफाक हो चुका है। पेरिस के कदीम तरीन कॉफ़ी शॉप कैफ़े परकोप है। ये 1652 में बनी थी। तुर्की के शहर गादी अंतब का थनास कैफ़े, बुडापेस्ट का न्यूयॉर्क कैफ़े, रोम की कदीम तरीन कॉफ़ी शॉप एंटिको, ये 1760 में बनी थी। ऑक्सफोर्ड की 1652 की कॉफ़ी हो या फिर पेरिस की कैफ़े डी फ्लोर और फोगट हो या फिर वारसा कैफ़े शेबी या फिर काहिरा के खान खलेली बाजार और तेवंस शहर की नेली दीवारों के कैफ़े हों, मुझे दुनिया के कदीम तरीन और शानदार तरीन काफ़ी शॉप्स में जाने का इत्तफाक हुआ। काफ़ी शॉप्स के इस एल्बम में कैफ़े तर्तुनी भी शामिल हो गए और मैंने उसे ठीक ठाक एंजॉय किया। अर्जेंटाइन इस वक्त इन्फ्लेशन में दुनिया का बदतरीन मुल्क है। हम 7 अक्टूबर 2023 को ब्यूनस आयर्स पहुँचे तो इस दिन $1 850 पैसों के बराबर था। हम 8 दिन वहाँ रहे। इस दौरान करेंसी 1100 पैसों तक पहुँच गई। एजेंट बाज़ारों और चौकों में खड़े होकर डॉलर की सदाएं लगाते थे। हम 300 यूरोस या डॉलर्स तब्दील कराते थे और हमारे लिए नोट उठाना मुश्किल हो जाते थे। सबसे बड़ा नोट 2000 पैसों का था और यह भी मई 2023 में लॉन्च हुआ था। भिखारी भी डॉलर मांगते थे और डॉलर का सरकारी रेट 350, जबकि ओपन मार्केट में 1100 पैसों था। चुनांचे हम अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते या होटलों और रेस्टोरेंटों में डॉलर्स में अदायगी करते थे तो 350 पैसों के हिसाब से कटौती होती थी।
یہ حقیقت مجھے ارجنٹائن کے سفیر نے اسلام آباد میں بتائی تھی، مگر میں نے اسے سیریس نہیں لیا تھا۔ لیکن ہم نے جب ایئرپورٹ پر ٹیکسی لی اور وہ ہمیں 58 یوروز میں پڑی تو اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، کیونکہ ہم اگر لوکل کرنسی میں ادائیگی کرتے تو یہ رقم 12 یورو ہوتی۔ ہم نے ایئرپورٹ سے کافی بھی لی، کریڈٹ کارڈ سے اس کی رقم $14 تھی، جبکہ لوکل کرنسی میں یہ $6 تھی۔ مگر اس ہائی انفلیشن کے باوجود لوگ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ارجنٹائن اب تک 9 بار ڈیفالٹ کر چکا ہے، لہذا اگر ڈیفالٹ دیکھے جائیں، انفلیشن، مہنگائی دیکھی جائے، یا پھر دنیا کے امیر ترین ملک کو غریب ترین ملک میں بدلتے ہوئے دیکھا جائے تو بھی دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر ارجنٹائن خوفناک معاشی بحران کے باوجود زندہ ہے اور یہ جل پل رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پاکستانی اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ہمارے ملک میں ڈالر آج بھی 280 روپے میں ملتا ہے، چنانچہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ارجنٹائن پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیتا، کیوں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان کبھی بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، مگر پھر یہ تعلقات خراب ہو گئے اور کسی نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ارجنٹائن نے اسلام آباد میں 1973 میں پارک تک بنوا کر دیا تھا۔ یہ پارک آج بھی میلوڈی میں پولی کلینک اسپتال کے قریب واقع ہے اور اس پر ارجنٹائن پارک لکھا ہے۔ ہمارے خفیہ اداروں نے 1990 کی دہائی میں ارجنٹائن ایمبیسی کے ایک افسر کو گرفتار کیا تھا۔ وہ اسرائیل کے لیے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد تعلقات خراب ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ چودھری شجاعت کی وجہ سے آیا۔ بینس آئرس میں غالباً 1994 میں دھماکے ہوئے، ان میں ایران ملوث تھا، لیکن پولیس نے ارجنٹائن میں موجود پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا، ان میں گجرات کے لوگ بھی شامل تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے ارجنٹائن حکومت کے سامنے پاکستانیوں کی گرفتاری کا ایشو اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، چنانچہ چودھری شجاعت کے آرڈر پر پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ انتہائی غیر سفارتی حرکت تھی۔ اس کے نتیجے میں سفارتی تعلقات صفر ہو گئے اور یہ اب تک زیرو ہیں۔ حکومت کو اب اس پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ ارجنٹائن میں ہمارے سفیر کی پوسٹ خالی ہے، ہمیں فوری طور پر وہاں کوئی سینئر سفیر بھی بھجوانا چاہیے اور دونوں ملکوں کے درمیان ویزا سروس بھی بحال کرانی چاہیے۔ ارجنٹائن میں پوری دنیا سے سیاح جاتے ہیں، پاکستانیوں کو بھی ان میں شامل ہونا چاہیے۔ وہاں ہنرمندوں کی بھی ٹھیک ٹھاک گنجائش ہے، بزنس کے مواقع بھی ہیں۔ ارجنٹائن 2 سال میں نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے، لہٰذا ہم اگر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیں تو ہماری ہنرمند بھی جا سکتے ہیں، بزنس بھی شروع ہو سکتا ہے اور سیاحتی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ میری ارجنٹائن میں پاکستان کے چارج ڈی افیئر شفیع ایوان سے ملاقات ہوئی۔ یہ مثبت اور متحرک انسان ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ارجنٹائن کی 2 اور روایت بھی حیران کن ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکسی اور بسوں کے لیے قطاریں بنائی جاتی ہیں، لوگ اسٹینڈ پر پہنچ کر چپ چاپ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی باری پر ٹیکسی اور بس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ مجھے کسی جگہ کوئی ہڑبڑ نظر نہیں آئی۔ دوسرا، ارجنٹائن میں ایئرپورٹس پر بورڈنگ پاس کے لیے الگ رقم وصول کی جاتی ہے اور جہاز کے اندر لے جانے والے بیگ کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ حرکت عجیب محسوس ہوئی۔ ایئر ہوسٹس میں فیمیل بھی شامل ہیں اور لینڈنگ کے بعد پوری فلائٹ تالی بجاتی ہے۔ قسطوں پر اشیاء خریدنے کا رجحان بھی عام ہے، سبزی تک قسطوں میں خریدی جاتی ہے، لہذا پورا ملک مقروض ہے اور قسطیں دیتا رہتا ہے۔